हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप यू आर फाइन। सो बेसिकली जो आज का एजेंडा है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, इट इज रिलेटेड टू, आपने टॉपिक देख के समझ गए होंगे, दैट इज जितने भी क्वालिटी एनालिसिस से रिलेटेड आईजीपी के जो रिटन क्वेश्चन होते हैं और पैनल राउंड, जो पैनल राउंड होता है उसमें जो भी क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल और परसों 2-3 दिन में जो वीडियो लेके आऊंगा वो टीम लीडर और ट्रेनर से रिलेटेड होगी कि टीम लीडर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रिटर्न हो, पैनल राउंड हो, उसको आप करके आप इजीली अपना इंटरव्यू क्लियर आईजीपी का, या फिर कभी आप दूसरे ऑफिस में जा रहे हो तब भी आप उसका इंटरव्यू बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एनुअल आउट ऑफ पॉकेट लिमिट? एनुअल आउट ऑफ पॉकेट लिमिट क्या होता है? ठीक है, तो ये जो आप अमाउंट पे करते हो, ठीक है, उसको कहते हैं एनुअल आउट ऑफ पॉकेट लिमिट इन द फॉर्म ऑफ डिडक्टिबल कोपेमेंट एंड को इंश्योरेंस। जो इस फॉर्म में आप पेमेंट पे करते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट लिमिट। मतलब अगर आप इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करो तो जो भी आप देखो, कोई भी अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, उसका जो नॉर्मली पेमेंट कौन करता है? जब आपने कोई प्लान परचेस कर लिया, उसकी पेमेंट तो इंश्योरेंस पे करता है। आप तो जब ट्रीटमेंट लेने जाते हो, मतलब पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने आता है, नॉर्मली पेमेंट को करता है, इंश्योरेंस करता है। बट उसके अलावा इंश्योरेंस के अलावा जो हम अपनी जेब से भरते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिडक्टिबल को पेमेंट को इंश्योरेंस, उसको हम कहते हैं एनुअल आउट ऑफ पॉकेट लिमिट। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेयर 72 आर रूल? मेडिकेयर 72 आर रूल क्या कहता है? मेडिकेयर 72 आर रूल ये कहता है, अगर मान के चलो किसी पेशेंट के पास मेडिकेयर है, उसने कोई ट्रीटमेंट लिए, कोई डेट ऑफ सर्विस, किसी डेट ऑफ सर्विस में डॉक्टर के पास गया, अगर वो 3 दिन के अंदर दोबारा से चले जाता है, ठीक है, तो चाहे वो एक दिन के लिए गया हो, देखा जाए तो बेसिकली वो अलग डेट ऑफ सर्विस होनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो 3 दिन के अंदर जा रहा है तो फिर उस डेट ऑफ सर्विस को भी वो इनपेशेंट कंसिडर किया जाएगा। अब इनपेशेंट अगर किसी को नहीं पता तो इनपेशेंट होते हैं जब पेशेंट 24 घंटे से ज्यादा स्टे करता है, ठीक है, हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज्यादा स्टे करता है तो उसे हम इनपेशेंट कहते हैं। चाहे वो मान के चलो, एग्जाम्पल के अगर समझना है, जैसे आज मान के चलो 11 तारीख है, ठीक है, अब 11 तारीख को आज गया पेशेंट ट्रीटमेंट लेने, अब वो दोबारा से चला गया 13 तारीख को या फिर 14 तारीख को चला गया, तो ये अलग अलग डेट ऑफ सर्विस है। वो 14 तारीख को भले वो एक दिन के लिए गया हो, लेकिन वो इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी। बट मेडिकेयर 72 आर रूल ये कहता है, अगर वो 3 दिन के अंदर गया है पेशेंट, तो फिर वो इनपेशेंट कंसिडर किया जाएगा उसे। ठीक है, उस ट्रीटमेंट को कैसे इनपेशेंट कंसिडर किया जाएगा कि वो 24 घंटे से ज्यादा स्टे रुका है। ठीक है, व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम क्या? बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल टूल। इसको जो 7 QC टूल्स होते हैं और लीन लीन एंड सिक्स सिग्मा, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अलग से डिस्क्रिप्शन करके, बट बेसिकली अभी हम ओवरव्यू पढ़ेंगे। तो हिस्टोग्राम एक 7 QC टूल्स होता है, जितने भी क्वालिटी में जो भी डेटा होता है उसको एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए जो क्यूसी टूल्स यूज किए जाते हैं उनमें से एक है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सीरीज। जब बहुत सारे डेटा होता है हमारे पास, एग्जांपल के लिए जब आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे जो ओवर्स होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक ओवर में इतने रन बने, दूसरे ओवर में इतने रन बने, तो उस तरह से जो ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। Second is dash is the extent to which the process maps onto the dimension of the business. From a single activity in one function to spanning the entire business unit is critical to long-term success of re-engineering initiative. देखो जो एक जैसे मैंने अभी आपको हिस्टोग्राम डिस्कस करा, वैसे एक फ्लो चार्ट भी एक क्यूसी टूल्स होता है, उसका दूसरा नाम होता है प्रोसेस मैप। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जब आप प्रोसेस मैप को डिस्क्राइब करोगे तो उसमें से जो बिजनेस होता है, जो एंटायर बिजनेस होता है, उसको स्पैनिंग करने के लिए किस तरह की, किस चीज को एक्सटेंड किया जाता है, उसको ब्रेथ को एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डैश इज अ टूल फॉर इन्वॉल्विंग ऑल पीपल फ्रॉम ऑल रैंक्स लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा टूल है जिसमें हर लेवल के, चाहे मैनेजर हो, टीम लीडर हो, हर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रैंक के हो, अगर वो एक ही चीज में फोकस करें एक साथ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इम्प्रूवमेंट, तो इसको किस तरह के टूल को कंसिडर किया जाएगा? इसको हम वर्कआउट कहते हैं। अगर इस तरह से, अगर किसी एक ही चीज में इम्प्रूवमेंट करने के लिए और सॉल्विंग करने के लिए सारे पूरा प्रोसेस लग जाए तो उसे हम वर्कआउट कहते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज डैश इज फोकस्ड ऑन break through improvement to dramatically improve the quality and speed of work and to reduce its cost by fundamentally changing the process by which work gets done.
तो ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट मतलब किस चीज में हम ब्रेक फोकस किया जाता है, ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट टू ड्रामेटिकली इंप्रूव द क्वालिटी एंड स्पीड। देखो एक होता है काइजन। काइजन बेसिकली क्या होता है, जापानीज कॉन्सेप्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसमें क्या होता है, उसमें होता है डेली इंप्रूवमेंट। मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको डेली इंप्रूवमेंट लेना जाता है, उसे हम काइजन कहते हैं। तो उसी से थोड़ा सा सिमिलर होता है ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली ये होता है कि आपको इम्प्रूवमेंट तो करना है बट केवल लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब काइजन में, काइजन जो हम पढ़ेंगे बाद में, उसमें क्या होता है, उसको आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है, उसमें कोई ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। बट ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि एक फिक्स टाइम में आपको इंप्रूवमेंट लेके आना है। और जो सब ऑप्टिमाइजेशन में इसमें फोकस किया जाता है, सब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उसमें हमें ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट पे फोकस किया जाता है ताकि इसको हम क्वालिटी और स्पीड में इंप्रूव करें, बट कम टाइम में, ना कि कंटिन्यूस टाइम में। डैश इज द सर्च फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट विल लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस। क्या होता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग, देखो बेंचमार्किंग हम ऐसे कहते हैं, आप मान के चलो एग्जांपल से, अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो उसका जो बेस्ट होता है उससे कंपैरिजन करने के लिए। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो आप ये समझ लो, मान के चलो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्रिकेट, अपने क्रिकेट खेलने की टेक्निक को अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, अगर मान के चलो विराट कोहली से, विराट कोहली कैसे खेलता है, ठीक है। अगर मैं अपनी क्रिकेट खेलने की टेक्निक को उससे कंपैरिजन करता हूँ, तो उसी चीज को बेंचमार्किंग कहते हैं बेसिकली। कि आप कोई भी अगर काम कर रहे हो, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो कोई भी, तो उसका जो बेस्ट क्या हो सकता है, अपने उस काम को उससे कंपैरिजन करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट लेके आना है। दैट इज बेंचमार्किंग। ठीक है, इज द सर्च फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट विल लीड टू superior performance. What are the two major types of benchmarking? What are competitive and generic? The term dash refers to approaches that produce exception results, are usually innovative in terms of the use of technology or human resources, and are recognized by customers or industry experts. ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं उसे, जो एक्सेप्शनल रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। Dash refers to rapid changeover of tooling and fixture in machine shop so that multiply products in smaller batches can be run on the same equipment. मतलब क्या होता है, कौन रेफर करता है रैपिड चेंज ओवर, इससे हम कहते हैं सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। इसमें क्या होता है, हमें इसमें कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम टाइम के अंदर हमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट लेके आना है, कुछ चेंज लेके आते हैं, उसको हम किससे रेफर करते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट रेफर्स टू डिसकंटिन्यूस चेंज। ठीक है, अभी आपको बता दें कि एक होता है काइजन जिसमें हम कंटिन्यूस चेंज करते हैं, लेकिन एक ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट होता है जिसमें हम डिसकंटिन्यूस, मतलब जो चेंजेस लेके आते हैं हम कम कम टाइम के लिए करना होता है, हमें एक टारगेट होता है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर हमें इंप्रूवमेंट लेके आना होता है। दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस चेंज। ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट इज ऑफन मोटिवेटेड बाय स्ट्रेच गोल्स। अब पुल प्रोडक्शन सिस्टम इज आल्सो नोन एज कानबन। देखो एक होता है पुल प्रोडक्शन सिस्टम, एक होता है पुश प्रोडक्शन सिस्टम। पुल प्रोडक्शन सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है कि हम डिमांड तभी करेंगे जब हमें जरूरत होगी। मान के चलो कोई ऐसी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो वो रिक्वायर्ड, वो डिमांड तभी करेगी जब उसको उस चीज की जरूरत पड़ेगी। ये होता है पुल प्रोडक्शन सिस्टम। एक होता है पुश प्रोडक्शन सिस्टम, उसमें ये होता है कि वो ऑलरेडी उसने, चाहे उसकी जरूरत हो या ना, उसने ऑलरेडी उसमें रख लें कि अगर बाद में जरूरत पड़ जाए, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जरूरत पड़ जाए, तो उसने ऑलरेडी अपना बैकअप बना लिया। तो दैट इज कॉल्ड पुश प्रोडक्शन सिस्टम। बट पुल प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि जब रिक्वायरमेंट होगी हम तभी डिमांड करेंगे, उसको कान बान भी कहा जाता है। ठीक है, a dash is an instant and rapid improvement process in which a team or a department throw all its resources into an improvement project over a short time period. अभी मैंने देखो आपको काइजन बताया था कि काइजन में क्या होता है, कंटिन्यूस चेंज होता है और कोई टाइम फ्रेम नहीं होता उसमें। लेकिन यहाँ पे एक होता है काइजन बिल्ड। तो काइजन और काइजन बिल्ड इसका अपोजिट होता है। काइजन कहता है कि इंप्रूवमेंट लेके आना है किसी भी चीज में, जापानीज कॉन्सेप्ट है, और हमेशा के लिए लेके आना है, मतलब करते रहना है। ऐसा नहीं कि अगर हमने एक लैंडमार्क, एक अचीव कर लिया हमने टारगेट, तो हम उसको छोड़ देंगे, नहीं, हमें फिर भी इंप्रूवमेंट लेके आना है। दैट इज कॉल्ड काइजन। बट एक काइजन बिल्ड होता है, इसका अपोजिट ये कहता है कि इंटेंस और रैपिड इंप्रूवमेंट चाहिए और ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड काइजन बिल्ड। ये भी एक जापानीज कॉन्सेप्ट। सारे अगर आप देखोगे, अगर आप इसके डिटेल में जाओगे, तो जितने भी ये क्वालिटी से लीन सिक्स सिग्मा जितने भी आए, ये सब जापानीज से आए।
ठीक है। लीन जो मेथड कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, ये जापानीज की जो कंपनी थी टोयोटो से स्टार्ट हुआ था, और जो सिक्स सिग्मा हुआ था ये स्टार्ट हुआ था मोटरोला से। तो बेसिकली वहीं से आए सारे कॉन्सेप्ट। द डीमेक अप्रोच used in Six Sigma is expanded age। डीमेक की फुल फॉर्म है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। इन द डीमेक प्रोसेस यूज्ड इन, ये बेसिकली इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डीमेक एंड लीन एंड सिक्स सिग्मा एंड क्यूसी टूल्स, इनको जब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली होते क्या है ये। In the DMAC process used in Six Sigma, the process of drilling down to a more specific problem statement is called project scoping। ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोपिंग मतलब एक तरह से ही होता है, हम टारगेट बनाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। कोई भी चीज मान के चलो, आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया आपको, तो आपने एक शुरू में एक टारगेट बनाते हैं, अच्छा मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये चीज कर, तो इसी चीज से एक तरह से वो बनाना, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट स्कोपिंग। In the PDCA cycle, designing the product takes takes place in the plan stage। ठीक है। In the PDCA cycle, using feedback to incorporate improvement in the next phase of planning happens in the act stage। ठीक है, बेसिकली जो PDCA साइकिल होती है, इसके 4 स्टेज होते हैं। तो उसमें से पूछा गया है कि जो जब हम प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तो कौन से फेस में, कौन से स्टेज में एक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्लान में। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें है कि इम्प्रूवमेंट लाने की जो साइकिल होती है, ठीक है, जो फीडबैक टू इनकॉर्पोरेट इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ प्लानिंग हैपेंस इन द एक्ट स्टेज, इसको हम एक्ट स्टेज में करते हैं। कि जो हम इम्प्रूवमेंट लेके आ जाते हैं उसको मेंटेन करने के बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, बेसिकली ये लास्ट साइकिल होती है पीडीसी की एक्ट स्टेज। In the DMAC process used in Six Sigma, the characteristics that have the most impact on product or service performance are called critical to quality। ठीक है, मोस्ट इम्पैक्ट जो होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी। द डैश फेज, कौन सा फेज डीमैक प्रोसेस का जो फोकस करता है कि डिफेक्ट जो हुए ये किस वजह से हुए, क्या एरर किस वजह से हो, तो कौन से फेज में हम करते हैं, एनालाइज फेज में, जो डीमैक का भी हमने पढ़ा था। The dash phase of the DMAC addresses project manager issue that answer question about what will need to be done by whom and when। ठीक है, तो कौन सा फेज है डीमैक का जो मैं क्या एड्रेस करता है कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या हुआ है और कब हुआ है। ठीक है, तो उसको बेसिकली डिफाइन करता है डिफाइन फेज में कि इसमें क्या इशू है, कैसे हुआ है, मतलब जिसमें जो इनिशियल फेज होता है सबसे पहला, वो हमारा डिफाइन फेज ही होता है। In which phase of the DMAC process does statistical thinking play a critical role। ठीक है, कौन से फेज में जो स्टेटिस्टिकल थिंकिंग होती है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। तो बेसिकली ये हम करते हैं एनालाइज फेज में। एनालाइज फेज में हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि जो प्रॉब्लम आ रही है किस वजह से आ रही है। डिफाइन में तो हम डिफाइन करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है और ये तब आ रही थी, मतलब इस वजह से। लेकिन एनालाइज में हम उसको पूरा एनालाइज करते हैं कि दिस दिस वाज द रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। The dash phase of the Six Sigma DMAC process focus on how to maintain the improvements, which includes putting tools in place to ensure that the key variables remain within the maximum acceptable ranges under the modified process। Basically DMAC का last process है control। जब हम improvement लेके आ चुके हैं उसमें, तो उसको maintain कैसे करना है, ये basically maintain के बारे में होता है। ठीक है, जो DMAC होता है, DMAC प्रोसेस का सबसे लास्ट फेज है, जब हम इम्प्रूवमेंट लेके आ जाते हैं उस इम्प्रूवमेंट को मेंटेन करने के लिए डिस्कस करते हैं ये कंट्रोल फेज में। With respect to 7QC tools, a dash is a picture of process that shows the sequence of steps performed। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के बाद में आई होप सबको डिस्कस पता ही होगा, स्कूल्स में भी हम थर्ड फोर्थ क्लास में हम एक फ्लो चार्ट बनाते थे, हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एल्गोरिदम जो फ्लो करते हैं। तो बेसिकली ये इट इज अ पिक्चर ऑफ प्रोसेस दैट शोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब एक सीक्वेंस में चीजें को हम अगर बनाएं, कोई भी चाहे आप किसी भी चीज को ले लो, आपको अगर स्कूल में जाना हो तो पहले हम उठेंगे, फिर नहाएंगे, बैग, बहुत सारी चीजें होती है एग्जाम्पल के लिए, तो उसको एक सीक्वेंस में लिखने को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट को हम प्रोसेस मैप्स भी कहते हैं, फ्लो चार्ट आल्सो नोन एज प्रोसेस मैप्स। With respect to types of quality related data, data are obtained by counting or from
फ्रॉम सम टाइप्स ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन एट्रीब्यूट डाटा। एट्रीब्यूट डेटा बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी अगर टेबल बना रहे हो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरह के डेटा आपने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर आपको समझना है कि कोई भी पर्सन है, उसकी आपने एज एज उसका इधर इट इज फ्रॉम नेशनलिटी, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, तो बहुत सारे तरह के अगर आपने डेटा ले लिया किसी पर्सन का तो दैट इज एट्रीब्यूट डेटा। The number of invoices that contains error, the number of parts that conform to specification, and the number of surface defects on an automobile panel are examples of attribute data. इसमें देखो कितनी सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगे, that are the example of attribute data. With respect to the types of quality related data, dash are collected by numerical measurement on a continuous scale variable, ठीक है, वेरिएबल डेटा कलेक्ट किया जाता है न्यूमेरिकल मेथड ऑन अ कंटीन्यूअस स्केल। A histogram is a graphical representation of variation in a set of data। बहुत सारी वेरिएशन होती है हिस्टोग्राम में, और वो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट में उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है हिस्टोग्राम। तो वेरिएशन दिखाता है कि कितनी वेरिएशन है। डैश इज अ टेक्निक फॉर प्रायोरिटाइजिंग टाइप्स और सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम, इसे कहते हैं पैरेटो एनालिसिस। ये भी एक जो क्यूसीटील्स का एक वन ऑफ द 7 क्यूसीटील्स से पैरेटो एनालिसिस, इसे ग्रीक में पैरेटो ने फाउंड किया था। ये जब ये बेसिकली पैरेटो जब चेक करा था एटली में, वो देख रहा था कि 20% लोग अमीर है, 80% लोग गरीब है। तो वो अपना रिव्यू करके उसने फाउंड किया कि जो 80% प्रॉब्लम 20% लोगों की वजह से हो रही है। फिर उसने उसके अलावा और सारी चीज़ों पर रिसर्च करनी शुरू करी, तब भी उसको यही मिला कि 80% प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है वो 20% कॉजेज की वजह से हो रही है। तो जो पैरेटो एनालिसिस है वो यही बोलती है कि 20% प्रॉब्लम की 20% इशू की वजह से 80% प्रॉब्लम हो रही है। तो इस टेक्निक से हमें पता चलता है कि हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, किन 20% चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। In a Pareto distribution, the characteristics are ordered from largest frequency to smallest. ठीक है। A dash is also known as the Ishikawa diagram. Cause and effect diagram भी एक QC टूल्स का है, इसको हम Ishikawa diagram भी कहते हैं। A dash illustrate relationship between hypothesized causes and effect। वो स्कैटर डायग्राम होता है, बेसिकली वेरिएबल के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप शो करने के टाइप में यूज होता है स्कैटर डायग्राम। ये भी वन ऑफ द QC टूल्स है। Dash is first proposed by Walter Shewhart in 1924 are the backbone of statistical process control charts। ये भी एक one of the QC tools है। With respect to Japanese term of five as concept means sorting। Basically Japanese concept होते हैं, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ेंगे जब लीन और सिक्स सिग्मा, ठीक है, उसमें से एक उसका एक कॉन्सेप्ट है ये। आप टू चीजों को हम कैसे, जो भी वेस्ट है लीन में यूज होता है कि वेस्ट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं किसी चीज में, वेस्ट को रिमूव करके उस चीज में उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है ये। उसमें ये जो सीरीज है, तो जो हम पढ़ेंगे ये बेसिकली जापानीज नेम है, और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जैसे सीरी को हम सॉर्टिंग कहते हैं। ये चीज है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जापानीज टर्म ऑफ फाइव कॉन्सेप्ट। डैश मीन सॉर्टिंग, सीरी मीन सॉर्टिंग। सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू फाइव कॉन्सेप्ट, डैश मीन सेटिंग और ऑर्डर, सीटोन मीन सेटिंग और ऑर्डर। with respect to terms used in 5S, ये भी Sikesto means standardize। with respect to term 5 use, Sitsuke means sustain। with respect to various tools used in lean thinking, dash designed to ensure that equipment is operational available when needed। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस ये बोलता है कि जितने भी हमारे पास टूल्स हैं वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होने चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्टिविटी में कुछ अफेक्ट ना पड़े। तो दैट इज दैट कौन से टूल्स ये हमें कहता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इट सेज दैट जो भी हमारे टूल्स है, जो भी प्रोडक्ट है, दैट शुड बी इन वेरी ऑपरेशनल गुड कंडीशन सो दैट कि हमारे काम पे उन चीजों से कुछ अफेक्ट ना पड़े। With respect to the various tools used in lean thinking in the dash systems, upstream suppliers do not produce until the downstream customize signals and needs for parts। I told you full production पहले डिस्कस किया था। फुल प्रोडक्शन में क्या होता है, जब तक पार्ट्स की जरूरत न पड़े उसकी डिमांड नहीं करते, जब वो जरूरत पड़ेगी ओनली देन वी विल आस्क फॉर पार्ट्स फॉर प्रोडक्शन। ये तो हो गया हमारा रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ पैनल राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे।
फर्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। देखो डेफिनेशन तो आपके सामने में आपको एक हिंदी में एक ओवरव्यू देता हूँ। क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ये बोलता है कि हर चीज को इस तरह से मेंटेन करना कि कोई एरर ही ना आए। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज पे आप वर्क कर रहे हो, तो उसमें इस तरह से मैनेजमेंट को सेट करना है कि जो एरर एरर आए ना। ठीक है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल क्या कहती है कि अगर कोई भी एरर आ रहा है तो उसको तुरंत ही रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। तो ये फर्क है। क्वालिटी कंट्रोल, कोई भी अगर एरर आ रहा है, कुछ भी इश्यू आ रहा है प्रोडक्ट में या किसी भी चीज में, तो उसको तुरंत से उस मिस्टेक को कम रिमूव कर दिया जाए ताकि वो दोबारा से ना हो। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस बिल्कुल रूट तक जाती है कि वो प्रॉब्लम बिल्कुल आए ना। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझना है, मान के चलो कोई कंपनी है पेन बनाने की। ठीक है। अब उसके पेन जब जब पेन बन रहे तो बार बार देखने की उसका जो कैप है, वो कैप ना थोड़ा सा लूज हो रहा है। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या होगा कि वो देखेंगे, अच्छा ये 10 पेन आ गए, इसकी कैप लूज है, तो उसको वो ठीक करेंगे। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस बोलेगा कि ये जो कैप है ये लूज हो ही क्यों रही, ये बिल्कुल जड़। अच्छा वो देखेगा कि जो मशीन है, मशीन अच्छे से नहीं, तो मशीन को रिप्लेस कर देंगे। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है। कि वो आना ही नहीं चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करते हैं, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस बिल्कुल रूट इस तरह से मैनेजमेंट सेट करती है कि प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। हाउ मेनी एरर पैरामीटर इन अ क्वालिटी, ये डिपेंड करता है कि ये अलग अलग हो सकते हैं चीज का। देर आर 6 पैरामीटर एंड मेडिकल बिलिंग में आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कितने एरर पैरामीटर होते हैं क्वालिटी में। देर आर 6 पैरामीटर्स एंड इफ नॉट फॉलोड कंसिडर एज ए क्रिटिकल एरर। रेजोल्यूशन प्रोग्रेस डिटरमाइंड विद द कंप्लीट क्लेम रिसर्च। appropriate disposition taken on your software, on your tools, जिस भी tools पे आप वर्क कर रहे हो। necessary action taken in all respective tools। clean and appropriate notes with all research। routed the claim correctly to required department। इफ मेंशन आईसीएन नंबर करेक्ट बैलेंस रिप्रेजेंट नेम, तो ये सब चीजें आपको मेंशन करनी होगी व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ क्लेम। इफ इट इज नॉट डन करेक्टली, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रिटिकल एरर। व्हाट आर 5 वैल्यूज ऑफ कंपनी? कस्टमर सर्विस, टीम वर्क, प्रोफेशन ग्रोथ, एक्सीलेंस, ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज आरसीए? आरसीए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं इसे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन क्वालिटी मैनेजमेंट। लेट्स से आर से मतलब कोई भी अगर ये बेसिकली हर जगह यूज होता है, नॉट ओनली इन मेडिकल बिलिंग। कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रूट तक जाना है कि वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ठीक है। जब हम उसकी प्रॉब्लम पता चल जाए कि अच्छा ये इस वजह से आ रही है, तो वहाँ पे एक पीओ होता है, प्लान ऑफ एक्शन, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं। ठीक है। इफ वी नीड टू डू आरसी, आप एग्जांपल ले लो मेडिकल बिलिंग का ही, अगर आरसी हम यहाँ पर करें, इफ वी नीड टू डू आरसी इन क्वालिटी एंड इवैल्यूएट प्रीवियस मंथ एरर मार्क, जो प्रीवियस मंथ में जितने एरर मार्क का हमने क्वालिटी एनालाइज करा, हमने उसमें से 100 एरर निकाले कि चलो पिछले महीने में जो 100 एरर आए थे उसमें हम आरसी बनाते हैं। 50 एरर लगे थे कोडिंग कोडिंग में, जहाँ पे यूजर कोडिंग को भेज रहा है। 30 एरर लगे थे जहाँ पे वो एडजस्टमेंट कर रहा है। तो हमने जब रूट कॉज एनालिसिस किया, हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो एरर लग रहे हैं वो कोडिंग में लग रहे हैं। 50 एरर लगे कोडिंग की कैटेगरी में। ठीक है। 100 में से 50 लगे थे कोडिंग कैटेगरी में, 30 लगे थे एडजस्ट। तो हमें पता चला है कि सबसे ज्यादा एरर किस में लगा, यूजर का गलती कर रहे हैं कोडिंग में। तो हम क्या करेंगे, जो कोडिंग का जो इश्यू, उसमें हम क्या करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। एक यूजर लेंगे, मीटिंग लेंगे यूजरों के साथ, उनको बताएंगे सबको कि आपको कोडिंग के केस में क्या क्या करना है। ठीक है। तो हम इस तरह से रूट कॉज एनालिसिस का यूज कर सकते हैं कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द मिस्टेक यूजर इज डूइंग। जब हमें पता चल जाए कि ये इज द मेन मिस्टेक, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसमें गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहे हो और हमें ये चीज करनी है। थ्रू दिस आरसी एनालिसिस वी कैन ट्रेन एंड गाइड यूजर्स व्हाट वी कैन प्लान एंड हाउ वी कैन प्लान टू डू क्लेम्स एरर फ्री, एंड हाउ वी can we minimize errors whenever we require to do RCA. The plan of action will be there because plan of action and RCA both are complementary to each other. What is calibration? Calibration is a meeting between employees, supervisors, and the quality team and the client to rate and discuss on claims and process updates.
राइट। कैलिब्रेशन बेसिकली एक मीटिंग होती है जहाँ पे सारे यूजर, सुपरवाइजर, क्वालिटी और क्लाइंट सबके साथ मीटिंग करके हम एक सेम पेज पे आते हैं कि हमें इस प्रोसेस में ये अपडेट है, ताकि सबको मैं ऐसा ना हो कि क्वालिटी टीम अपनी अलग प्रोसेस मैनेज कर रही है और सुपरवाइजर अलग प्रोसेस फ्लो वर्क फ्लो यूज कर रहे हैं, क्लाइंट अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो सबको सेम पेज पे लाने के लिए कैलिब्रेशन किया जाता है, और अकॉर्डिंगली फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी मेन इशू जो क्रिएट हो रहा है उसको हम कैसे हैंडल करें। ये एक तरह से मीटिंग होती है जहाँ पे सब लोग क्लेम्स एंड प्रोसेस अपडेट पे बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन दो तरह के होते हैं। इंटरनल कैलिब्रेशन में ऑनशोर नहीं होते हैं, क्लाइंट नहीं होते हैं। एक्सटर्नल कैलिब्रेशन में क्लाइंट्स भी होते हैं, बस यही फर्क होता है कि क्लाइंट्स मतलब जो यूएसए में। व्हाट इज केपीआई एंड केआरए ऑफ क्वालिटी एनालिस्ट? केपीआई क्या होती है और केआरए क्या होती है क्वालिटी एनालिस्ट? पहले हम केपीआई पढ़ेंगे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ क्यूआरएस फॉलोज ऑडिट फाइंडिंग्स। ऑडिट फाइंडिंग्स, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, जो क्लेम्स को वो रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। और करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन भी देते हैं कि इसमें क्या किस चीज से करेक्ट होगा और किस चीज से इसको रोका जा सकता है। क्लाइंट सेटिस्फैक्ट्री सर्वे स्कोर्स, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग कंप्लीशन, रिस्क असेसमेंट, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, स्पेसिफिकेशन, एसओपी, जो भी वो एसओपी मेंटेन करते हैं क्वालिटी एनालिस्ट। सेकंड इज KRA, की रिजल्ट एरिया फॉर क्वालिटी एनालिस्ट। ऑडिट क्लेम्स, to conduct regular feedback session for users, to conduct calibration session with the operations and training team, generating daily, weekly, and monthly quality reports, should have knowledge of 7 tools of quality, assistance for continual improvement, providing training to user on quality parameters, KRS and their performance। ये सब चीजें उनको फॉलो करना होता है। It is they are all the KRA of a quality analyst, right? Second one is, what will you do if in your team has received escalation? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। So you can say that mistakes will uh, mistake will mistake will happen if we are doing some things. He who never do anything never fails. I understand. Basically इस पूरे उसका मतलब ये होता है कि देखो, जब भी अगर कोई एरर, कोई मिस्टेक आए, तो बेसिकली हम मिस्टेक्स पे एज अ पॉजिटिव गेस्चर लेंगे। उसको पॉजिटिव गेस्चर मतलब उसको हम एज अ सीखने के उसमें लेंगे, और वी विल मेक श्योर कि हम उससे दोबारा से उस मिस्टेक्स को क्रिएट ना करें, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना। वी विल एक्नॉलेज फॉर मिस्टेक्स एज सुन एज वी आर अवेयर ऑफ इट। Mistakes is mistake. Firstly, we will try to understand what went wrong and what caused it. We will take learning out of it. We won't be too focused on it, but we will remember that it doesn't get repeat in future. We will work on the mitigation plan, keeping a positive attitude. Right. Describe briefly about the 7 QC tools in quality. ये भी QC tools आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि QC tools के बारे में बताओ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सबके 7 नेम्स और उनको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर सकता है, करा हुआ है यहाँ पे। दैट इज चेक शीट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं इसे, फ्लो चार्ट, स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं इसे, पैरेटो एनालिसिस, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, ठीक है। चेक शीट क्या होता है? बेसिकली आप देखोगे मैक्सिमम जो होती है जितने भी क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं मेडिकल में या कोई भी जगह, वो बेसिकली चेक शीट यूज करते हैं, ठीक है। चेक शीट टूल यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, उसमें आपका एक चेक लगाते हैं, अच्छा यूजर ने ये करा है तो ठीक करा, नहीं करा तो फिर काट देंगे। तो एक तरह से ये चेक शीट होता है। उसमें डॉक्यूमेंट में डेटा कलेक्ट करने के लिए तो यूज होता है, साथ में क्या होता है कि हम चेक करते हैं, अच्छा ये चीजें इसने अगर करी हैं तो ठीक है, नहीं करी तो उसको हम फिर क्रॉस करके उसके अकॉर्डिंग उसको हम जो भी उसकी क्वालिटी रिपोर्ट मैनेज करते हैं, बनाते हैं, वो चेक शीट के अकॉर्डिंग करते हैं। मेडिकल में बेसिकली ये सबसे ज्यादा यूज होता है, यही यूज होता है चेक शीट, ठीक है। Check sheet is a simple document that is used for collecting data in real time and at the location where data is generated. Check sheet purpose क्या होता है check sheet का? How often are certain events happening? Making information collection easy from data. Cause and effect diagram, इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में क्या होता है? इसमें ये फिश की शेप में डायग्राम होता है। इसमें जितने भी फैक्टर्स होते हैं कि कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो किस किस वजह से हो रही है, और फिर उसको और शॉर्टन के उसको और डिवाइड किया जाता है कि ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से हमें पता चलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फिश बोन डायग्राम। इट शोज ऑल द रिलेशनशिप ऑफ ऑल फैक्टर्स caused that lead to the given situation effect. It identifies major causes
and breaks down into sub causes एंड फर्दर सब डिवीजन के जो कॉजेस होते हैं जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको और डिवाइड कर दिया जाता है कि वो कॉजेस भी किस किस कॉजेस की वजह से हो रहे हैं। इट यूजुअली प्रेसिडेड बाय कॉज, ये हमें कॉजेस एंड इफेक्ट एनालिसिस से पता चलता है। इट्स हेल्प्स टू जनरेट आइडियाज, जनरेट जो जो देखो अगर हम बिल्कुल नए उस पर जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये किस वजह से हो रही है, तो उस समय बहुत सारी चीजें पता चल सकती है कि हम जितना ज्यादा डिवीजन पे जाएंगे कि ये जो फैक्टर हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, तो ये हमें आइडियाज क्रिएट करता है, नई नई चीजें आइडियाज करते हैं। और मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज, हम आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से, क्वालिटी सर्कल्स, इंटरव्यूइंग और बेंचमार्किंग। बेसिकली हम ये सब डिस्कस करेंगे ये जब हम लीन और सिक्स सिग्मा पढ़ेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये सब क्या होते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली जैसे 4 या 5 लोग मिलके आपस में डिस्कस जब किसी टॉपिक पे आपस में डिस्कस करके अपने व्यूज रखते हैं, सब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं उसे। पर्पस ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट डायग्राम आइडेंटिफाइज वेरियस कॉजेस अफेक्टिंग अ प्रोसेस, बहुत सारे कॉजेस हमें पता चलते हैं। हेल्प्स ग्रुप्स इन रीचिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, और हमें पता चलता है कि जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग मतलब मेन जो एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है इन सब उस सिचुएशन की कॉमन प्रॉब्लम क्या है, इसको हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। Flowchart is a type of program that represents a process step by step with the help of various kind of box shapes and connecting these with arrows. Flowchart हम क्या होते हैं बेसिकली, हमें कोई हर चीज का जो भी इशू है उसको स्टेप बाय स्टेप पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका, ठीक है, सीक्वेंस वाइज रिप्रेजेंटेशन करेंगे बॉक्स की शेप में। पर्पस क्या होता है? इट गिव्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस, आइडेंटिफाई द स्टेप्स एंड मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोसेस, हेल्प्स इन क्विकली एनालाइजिंग द प्रोसेस। तो हमें बहुत ही प्रोसेस बहुत ही इजीली एनालाइज हो जाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, क्योंकि हम इसको जब सीक्वेंस में लाएंगे तो हम बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, ये स्टेप होगा, तो हम बहुत ही आसानी से किसी भी प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं। Pareto analysis, a bar chart that helps to prioritize actions by arranging elements in descending order of occurrence. It works on the 80-20 rule and given by Joseph Juran, stating that 80% of the output from a given situation or system is determined by 20% of the input. Purpose of Pareto analysis. It sought out the vital view from the tribal many. It separates important from the non important causes contributing to, ये Pareto analysis अभी आपको डिस्कस कराता है। 80-20 रूल होता है कि 80% प्रॉब्लम की वजह से, सॉरी 20% प्रॉब्लम की वजह से 80% इशू आ रहे हैं। और पर्पस क्या होता है? सॉर्ट आउट द वाइटल फ्यू फ्रॉम द ट्राइब, मतलब जो मेन चीज है वो हमें निकाल के देती है, ठीक है, किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है ये चीज हमें बताती है। इट सेपरेट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नॉन इम्पोर्टेंट कॉजेज, इंपॉर्टेंट कॉजेज को अलग से करती है और हमें बताती है कि हमें किस चीज पे फोकस करना है। कंट्रोल चार्ट इज अ लाइन ग्राफ used to display variation on a time order interval. A center line and control limits are placed on the graph to help analyze the pattern of the data. Purpose of control chart. Control chart indicates whether a process is in control or not. It ensures product quality level to identify the dynamic or special causes of variation in a repeating process. Basically, control chart एक लाइन चार्ट आता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 4 लाइन बनाते हैं। एक होती है मैक्सिमम की, एक होती है एवरेज की, एक होती है मिनिमम की, और लास्ट में जो ग्राफ बनती है वो हमारा एक्चुअल होता है, जो प्रोसेस से रिलेटेड ग्राफ जाता है वो। तो हमें ये शो करता है कि प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं है, क्योंकि अगर वो जो मैक्सिमम से अगर पार जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ना हमारा प्रोसेस कंट्रोल से बाहर जा रहा है, और अगर नीचे जाएगी तो हमें पता चल जाएगा प्रोसेस हमारा नीचे जा रहा है। तो इस चीज से हमें एंश्योर हो जाते हैं कि हम अगर उसके बिल्कुल एवरेज जो लाइन है अगर उसके आसपास जा रही है तो मतलब हमारा प्रोसेस अभी कंट्रोल में। तो ये जब हम अलग से टॉपिक करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज स्कैटर डायग्राम। Scatter diagram is a tool used to study the relationship between two variables. Purpose of scatter diagram, it shows that whether a relationship exists and shows the strength of that relationship. If data points are scattered very close to a trend, it shows strong relationship, otherwise it is a weak relationship. Basically इसको यूज किया जाता है अगर हमारे पास दो वेरिएबल है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे अगर हम ग्राफ बनाए किसी का भी, मान के चलो कि टेम्परेचर की, अगर हम मौसम के हिसाब से बनाएं कि जब जितनी ज़्यादा ठंडी होती है
ठीक है, उतनी कम क्या होती है आइसक्रीम बिकती है। तो अगर हम टेम्परेचर का जब हम अलग से इसका टॉपिक बनाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे अगर हम ग्राफ बनाए टेम्परेचर का और एक सेलिंग ऑफ आइसक्रीम का, तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर जब कम हो रहा है, ठीक है, तब आइसक्रीम की जो परचेस क्या हो रही है, कम हो रही है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसक्रीम की वो क्या हो रही है, सेलिंग जो हो रही है वो बढ़ रही है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर जो ग्राफ बन रहा है, इनके जो पॉइंट है ये बहुत ही क्लोज आ रहे हैं तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बट इनका जो पॉइंट्स बन रहे हैं काफी दूर दूर बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में वीक रिलेशनशिप है। Histogram. Histogram displays the variation within the process, also called a frequency distribution, because the frequency of occurrence of any given value is represented by the height of the bars. Okay. To shows the frequency distribution of measurements, allows one to quickly visualize what's going on within a large amount of data. Basically, histogram का जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत ही वेरिएबिलिटी होती है। वेरिएबिलिटी मतलब कोई जीरो से है तो कोई 1000 तक है, मतलब बहुत वेरिएबिलिटी होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा होता है। तो हम उसको बहुत ही इजी वे में एक ग्राफ में, बार ग्राफ में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम्स। ठीक है, तो हमें इजिली हो जाता है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम अगर उसको वैसे पढ़ेंगे डेटा के उसमें तो हमें वो कुछ समझ नहीं आएगा, बट हम अगर हिस्टोग्राम में एक रेंज बना के समझेंगे तो बहुत ही इजिली समझ जाएंगे हम उसे। तो इस टाइम हिस्टोग्राम क्यूसी टूल का यूज किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, इन सब 7 क्यूसी टूल्स का यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो ये सारे क्वेश्चन थे आप इसको पढ़ के याद करके अच्छे से आप कोई भी क्वालिटी से रिलेटेड इंटरव्यू दे सकते हो, इधर इट इज इन आईजेपी और इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू टू एनी अदर कंपनी। तो बेसिकली जो 7 क्यूसी टूल्स है लीन और सिक्स सिग्मा का, मैं इनका अलग से टॉपिक बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा 7 क्यूसी टूल्स क्या होते हैं उनके, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सिक्स सिग्मा और लीन, इनका कॉन्सेप्ट बेसिकली है कि ये यूज क्यों किया जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो 2 वीडियोस हैं टीम लीडर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ट्रेनर से रिलेटेड, वो भी मैं आपको जल्दी लेकर आऊंगा। थैंक यू।